हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को डिस्कस करने वाले हैं। हु वाज बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान एक बहुत ही प्रोमिनेंट शहनाई प्लेयर थे, बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई प्लेयर थे, म्यूजिशियन थे ये। इन्हीं की स्टोरी को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब के बारे में आप सब जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है औरंगजेब के बारे में। ये एक बादशाह थे दिल्ली सल्तनत के, और इन्होंने क्या किया था, अपने रॉयल रेसिडेंस मीन्स जो उनका दरबार है, शाही दरबार। श्रील मीन्स जो बहुत ही कर्कश हो, ऐसा साउंड जो आपके कानों को बिल्कुल अच्छा ना लगे। जैसे कौवे की आवाज बोलते हैं ना, कोयल की आवाज बहुत कर्कश होती है और कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, तो ऐसे ही ये जो पुंगी होती है, पुंगी आपने सुना ही होगा, देखी होगी पुंगी आपने। तो औरंगजेब ने क्या किया था, अपने शाही दरबार में पुंगी बजाने का जो काम था, पुंगी नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, इसको बजाने का मना कर दिया था, बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड था वो बहुत ही ज्यादा श्रील, तीखा साउंड था, जो बिल्कुल कानों को अच्छा नहीं लगता था। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर। अब पुंगी को एक जेनेरिक नेम मतलब वहां के कुछ ग्रुप ने, कुछ लोगों ने मिल करके उसको एक नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? नॉइज मेकर। मतलब ये क्या है, एक ऐसी फ्लूट है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हवा मार करके अगर आप बजाओगे तो सिर्फ नॉइज, शोर ही निकलेगा, कोई मेलोडियस टोन नहीं निकलेगी। तो इस तरह से पुंगी को वहां पर क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया था। Few had thought that it would one day be revived. Revived means फिर से आना। जैसे कोई चीज मार्केट से चली जाती है, जिसका फैशन बोलते हैं ना, ये ओल्ड फैशन हो गई है, और फिर कुछ टाइम बाद वो वापस क्या करती है, रिवाइव करती है। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि पुंगी एक ना एक दिन फिर से क्या करेगी, रिवाइव करेगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब एक बार्बर था, बार्बर मतलब नाई, और कहाँ बिलोंग करता था वो? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली को बिलोंग करता था, मतलब जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, और उसको पैलेस में भी वो बजाया करता था। और जब ये पुंगी बैन हो गई तो फिर उसने सोचा कि उसको क्या करना चाहिए, जो पुंगी की टोनल क्वालिटी है, मीन्स इसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, ताकि इसका जो साउंड है वो श्रिल ना लगे, लोगों को थोड़ा प्लीजेंट लगे, मेलोडियस लगे, जो सुनने में अच्छा हो, मीठा हो, मधुर हो। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब ये बार्बर ने क्या किया, एक पाइप लिया, मीन्स एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, और जो अंदर से क्या था, बिल्कुल होलो था, मीन्स खोखला था, जो उस पर ऊपर की साइड क्या किया उन्होंने, 7 होल्स बना लिए। आपने बांसुरी देखी होगी, शहनाई देखी होगी, उस पर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. अब उन्होंने क्या किया, इसमें एक तरफ से फूंक मार करके जब अपनी फिंगर से उन होल्स को क्लोजिंग ओपनिंग, आपने देखा होगा बांसुरी बजाने वाले कुछ होल्स को बंद करते हैं, फिर कुछ को ओपन करते हैं, तो इससे क्या होने लगा, एक सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होने लगा। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. अब उन्होंने क्या किया, वो बार्बर ने जो ये नया इंस्ट्रूमेंट बना लिया, इसको कहाँ प्ले किया, रॉयल्टी मीन्स राजा के दरबार में फिर से प्ले करके बताया। तो अब क्या होगा, सबके सब इंप्रेस हो गए, उनको सबको अच्छा लगा, राजा महाराजाओं को ये धुन बहुत अच्छी लगी इस नए इंस्ट्रूमेंट की। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब जो ये नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, पुंगी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, उसको चेंज करके, तो ये पुंगी से बिल्कुल अलग था, साउंड भी अलग था, शेप एंड साइज में भी डिफरेंस था, ये उससे लॉन्गर था, ब्रॉडर था, तो अब इसका एक नया नाम देने की जरूरत पड़ी। एज द स्टोरी गोज, since it was first played in the Saha's chamber and was played by a nai, that is barber, the instrument was named the sehnai. अब ये जो शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है कि देखिए, सबसे पहले ये राजा के दरबार में सुनाई गई थी, बजाई गई थी, तो राजा को उस टाइम पर क्या बोलते थे, बादशाह, यानी शाह का दरबार था। और प्ले किसने की थी, नाई ने, यानी बार्बर ने। बार्बर को हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नाई। तो शाह के दरबार में नाई ने बजाई थी, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया, शहनाई।
ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है इसमें हमने जाना कि जो शहनाई इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बनाया किसने, इसको डेवलप किसने किया, इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो एक बार्बर ने किया था। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में, तो बच्चों को क्या लगता है जब क्वेश्चन पूछता है कि शहनाई को किसने इन्वेंट किया था, या शहनाई की जो पुंगी की टोनल क्वालिटी सुधार करके शहनाई किसने बनाई थी, तो उस बच्चे क्या सोचते हैं कि बिस्मिल्लाह खान ने बनाई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। टोनल क्वालिटी में सुधार किसने किया था, एक बार्बर ने किया था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने तो इसको क्लासिकल स्टेज पर लाया था, इसको नई पहचान दिलाई थी, वो हम आगे जानेंगे। एज द साउंड, ये यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पुंगी है और ये शहनाई है। The sound of the Sehnai began to considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. जो सहनाई का साउंड था उसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मीन्स गुड ओमेन, मतलब धार्मिक, शुभ, जिसको हम बोलते हैं, शुभ माना जाने लगा इसको। कोई भी अच्छा काम हो तो उसके पहले क्या होती थी, शहनाई बजाई जाती थी। तो इसलिए इस रीजन की वजह से, ऑस्पिशियस मानने की वजह से इसको टेम्पल में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग का तो ये इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट था। इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्ट जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। मीन्स शहनाई के बिना कोई भी नॉर्थ इंडियन में वेडिंग नहीं होती थी, तो ये उसका एक जिसको अलग ना किया जा सके ऐसा पार्ट हुआ करता था। तो वेडिंग में और टेम्पल्स में शहनाई को बजाया जाता था, क्योंकि इसका साउंड क्या कंसिडर किया जाता था, कैसा माना जाता था, ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नोबल एंड ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स मतलब वही राज दरबार। तो राज दरबार में 9 अलग अलग तरह के क्या होते थे, इंस्ट्रूमेंट पाए जाते थे, बजाए जाते थे। तो ये शहनाई एक तो उसमें से था। और किसका पार्ट था ये, नौबत का। नौबत क्या होती है, नौबत एक तरह की दावत होती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सारे बादशाह हुआ करते थे। ये नौबत क्या है, उर्दू वर्ड है, जिसमें क्या होता है, दावत होती है और साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले होते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 9 जो इंस्ट्रूमेंट थे उसमें से एक शहनाई भी हुआ करता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अभी तक क्या किया जाता था, शहनाई को सिर्फ टेम्पल में और वेडिंग्स में बजाया जाता था, बट इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का जितना भी क्रेडिट है, मीन्स श्रेय है, वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब आगे से स्टोरी हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनकी ब्रिंगिंग अप वो बड़े हुए और कैसे वो धीरे धीरे उनका शहनाई में इंटरेस्ट गया और फिर कैसे वो एक बहुत महान संगीतकार बन गए। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पोंड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। अब ये बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे, ये कहाँ रहते थे, बिहार के डुमराव गांव में रहते थे। डुमराव एक गांव का, छोटे से गांव का नाम है। एंशिएंट मतलब बहुत पुराना। तो ये वहां पर क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। अब देखिए, बिस्मिल्लाह खान एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, फिर भी वो क्या करते थे, 5 साल के जब थे तो मतलब उनको बचपन से जातिवाद नहीं सिखाया गया था, धर्मवाद नहीं सिखाया गया था, वो कोई धर्म में भेदभाव नहीं करना सिखाया गया था। इसीलिए तो वो क्या करते थे, बिहार जी के टेम्पल में जाते थे, बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे और वहां पर जाकर के वो क्या गाते थे, भोजपुरी चैता। ये आप समझ लीजिए कि कोई भजन हुआ करता होगा जो वहां पर गाया जाता है, हिम्स जिसको बोलते हैं। तो ये गाते थे और ये बहुत ही अच्छा गाते थे जब 5 साल के थे। तो इसीलिए क्या करते थे, इनको 1.25 kg का लड्डू इनाम के तौर पर वहां के जो महाराज थे, मीन्स वहां के जो पुजारी जी थे, वो दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled for to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो 5 साल के बिस्मिल्लाह खान थे उनको क्या मिला करता था, 1.25 kg का लड्डू मिला करता था इनाम के तौर पर। और 80 साल बाद बिस्मिल्लाह खान ने इतना नेम और फेम हासिल कर लिया है कि अब उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिल रहा है। ठीक है, तो इस 1.25 kg के लड्डू से भारत रत्न तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, वही हम आगे स्टोरी में डिस्कस करने वाले हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Bakhsh Khan, was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's court.
21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का बर्थ कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और वो क्या करते थे? एक बहुत ही वेल नोन म्यूजिशियन, संगीतकारों की फैमिली को ही बिलोंग करते थे। उनके जो दादाजी थे, जिनका नाम क्या था? रसूल बख्श, वो भोजपुर के राजा के कोर्ट में यानी दरबार में शहनाई नवाज हुआ करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर अल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। पैटर्नल एंसेस्टर मतलब जो ऐसे आपके पूर्वज जो आपके पापा के तरफ से बिलोंग करते हैं। अगर मम्मी के तरफ से आपके एंसेस्टर है तो उनको मैटरनल एंसेस्टर कहा जाएगा, ठीक है। तो जो पापा के फैमिली थी उनकी, बिस्मिल्लाह खान की, वो सभी के सभी क्या थे? ग्रेट शहनाई प्लेयर थे, प्रोमिनेंट शहनाई प्लेयर हुआ करते थे। मीन्स उन्होंने बचपन से देखा था कि उनके जो पूरी की पूरी फैमिली है वो क्या है? म्यूजिशियंस की फैमिली है। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sehnai. अब ये जो म्यूजिक है उनके अर्ली लाइफ से उनके साथ चल रहा है, मीन्स बचपन से ही उनके साथ चल रहा है। जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे, उनकी मदर उनको उनके मैटरनल अंकल, देखिए अब ये मदर की तरफ से रिश्ता है तो इसलिए मैटरनल होता है। मैटरनल अंकल मतलब मामा के घर। कहाँ पर हुआ करता था वो? बनारस में, जिसको अभी हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान तभी से फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड होते थे, किससे? अपने मामा जी अंकल जब क्या करते थे? शहनाई बजाते थे, तो उनको देख करके बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड होते थे बिस्मिल्लाह खान, उनको अच्छा लगता था। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the Sehnai. अब ये जो बिस्मिल्लाह खान है, इनके मामा जी जो थे अली बख्श, ये बनारस के विष्णु टेम्पल में एक एम्प्लॉय थे, शहनाई बजाने का काम क्या करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ साथ क्या करने लगे? एक्कम्पनिंग मीन्स साथ साथ जाने लग गए, वो भी अपने मामा जी के साथ विष्णु टेम्पल जाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। कैप्टिवेटेड मीन्स किसी में मगन हो जाना, बिना इधर उधर देखे किसी चीज को बड़े ही ध्यान से सुनना, बिना रुके। तो जब अली बख्श शहनाई बजाते थे, उनके मामा जी जब शहनाई बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खान कैप्टिवेटेड होकर के कई घंटों तक उनकी शहनाई को सुनते थे। So slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उनको भी अपने मामा जी से लेसन्स मिलने लगे, सिखाने लगे वो कि कैसे बजाएंगे। और वो थ्रू आउट द डे मीन्स पूरा पूरा दिन बैठ करके क्या करते थे? शहनाई बजाने की प्रैक्टिस किया करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga become the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, मीनिंग देख लेते हैं पहले इनका। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब होता है शिष्य, एक गुरु होता है और एक उसका शिष्य होता है जो अभी कोई काम सीख रहा है, मीन्स ट्रेनिंग। हॉर्न्स मीन्स प्लेसेस, जगह, फेवरेट प्लेस बन गए थे उनके। सॉलिट्यूड मीन्स एकांत में, अकेलेपन में। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बालाजी मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी का किनारा, वो नया नया जो ट्रेनी था, मीन्स जो बिस्मिल्लाह खान जब सीख रहे थे, उनके लिए फेवरेट जगह बन गई थी। वो जो जहां पर वो जाकर के एकांत में कई घंटों तक बैठ कर क्या करते थे? प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये 3 जगह उनकी फेवरेट जगह बन गई थी, यहाँ पर जाकर के वो प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. अब फ्लोइंग वाटर मतलब गंगा का जो बहता हुआ पानी था, वो बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता था। उस पानी की जो आवाज होती थी, उससे कलकल की जो धाराएं बहती थी गंगा की, उससे बिस्मिल्लाह खान को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। और उन्होंने ऐसी ऐसी राग का इन्वेंशन कर दिया, ऐसी ऐसी राग खोज ली या ढूंढ ली जिनको शहनाई से बजाना बहुत ही मुश्किल था, शहनाई के रेंज से भी परे था, मीन्स शहनाई की बस की बात नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता था, बट इन्होंने क्या कर लिया, वहां पर ऐसी ऐसी धुन भी उन्होंने शहनाई से बजाना सीख ली, गंगा नदी के उस बहते पानी के किनारे पर बैठ करके। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर के थे तो ये अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे? इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस मीन्स वही प्रोग्राम था एक शहनाई के लिए। तो जब इन्होंने शहनाई प्ले की और उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो वहाँ पर एक
म्यूजिशियन थे उस्ताद फैयज खान, उन्होंने आकर के इस यंग बॉय के, मतलब उस टाइम क्या था, बिस्मिल्लाह खान छोटे हुआ करते थे, 14 ईयर के थे, तो इनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ऐसे ही मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो और तुम एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। बिग ब्रेक मतलब कि यहाँ से उनकी लाइफ में टर्न आना, बहुत बड़ा मौका मिलना, एक अपॉर्चुनिटी मिलना। जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हो गया तो बिस्मिल्लाह खान को यहाँ से बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ही सून बिकम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। देखिए ओल्ड टाइम में क्या होता था, फोन मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग रेडियो पे म्यूजिक वगैरह सुनते थे, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे शहनाई प्लेयर बन गए जिसको रेडियो पर सबसे ज्यादा सुना जाने लगा। मीन्स वो सबसे ज्यादा क्या हो गए, फेमस हो गए। लाइक अभी बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, तो कोई सिंगर ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग उसके गाने सुनना पसंद करते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर है। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाह खान उस टाइम पर 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ तो बिस्मिल्लाह खान की पॉपुलरिटी बढ़ने लग गई। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अब जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, तो उस दिन बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ट्रेडिशनल वे में शहनाई बजा करके सारे इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था, सारे इंडिया को बधाई दी थी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने क्या किया, अपने हार्ट से मीन्स दिल से क्या बजाई थी, राग काफी। ये अलग अलग तरह की धुन होती है, तो राग काफी उस दिन उन्होंने बजाया था। और कहाँ से बजाया था, रेड फोर्ट से। जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ था, लाल किले पर हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया था, वहां पर बहुत सारी ऑडियंस के सामने बिस्मिल्लाह खान ने ट्रेडिशनल वे में इंडिया को ग्रीट किया। और उन ऑडियंस में कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी डिलीवर किया था, स्पीच दिया था उन्होंने। ये उनके स्पीच का नाम है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. सोवेनियर्स मतलब होते हैं गिफ्ट, जो आप कभी ना भूल सको, किसी के लिए, किसी की याद में कुछ दिया जाता है कि आप हमें याद रखो इसलिए गिफ्ट दिया जाता है, वो चीज होती है। तो बिस्मिल्लाह खान ने कई मेमोरेबल मतलब यादगार परफॉर्मेंस दी है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर विदेशों में भी। और उनकी पहली विदेश की यात्रा कहाँ थी, अफगानिस्तान वो गए थे, पहली बार उनका परफॉर्मेंस अफगानिस्तान में था। तो वहां के जो किंग थे जाहिर शाह, जब बिस्मिल्लाह खान ने वहां पर शहनाई बजाई थी तो वो उनसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। और उन्होंने गिफ्ट में बड़े बड़े प्राइसलेस पर्सियन कारपेट और बहुत बड़े बड़े उनको तोहफे दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अब ये जो किंग थे अफगानिस्तान के, ये अकेले ही ऐसे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के इस म्यूजिक से आकर्षित हो गए थे या इम्प्रेस हो गए थे, ऐसे कई सारे लोग थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अब एक फिल्म डायरेक्टर है जिनका नाम है विजय भट्ट। अब इन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान को पहली बार सुना था, वो एक फेस्टिवल पर शहनाई प्ले कर रहे थे, तो उनसे इम्प्रेस होकर के ही उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पर इन्होंने अपनी मूवी का नाम रख दिया, एक फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी शहनाई। एंड द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मतलब ब्लॉक बस्टर, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है वो। ये जो मूवी थी ये बहुत ज्यादा हिट हो गई। और बिस्मिल्लाह खान का इसमें दिया हुआ कंपोजिशन मतलब एक सॉन्ग था, क्या था, दिल का खिलौना है टूट गया। ये भी क्या हो गया, नेशन वाइड मतलब पूरे भारत में फैल गया, इसको बहुत ही ज्यादा लोग सुनने लगे, चाहने लगे, पसंद करने लगे। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। सेल्यूलॉइड मीन्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली, तो जो अट्रैक्ट करने वाला कौन सा वर्ड है, मूवी का वर्ड है, बॉलीवुड का वर्ड है। तो इतना ज्यादा सक्सेस मिल गए उनको इस वर्ल्ड में, बॉलीवुड वर्ल्ड में, जहां पर सभी लोग जाना चाहते हैं। फिर भी बिस्मिल्लाह खान ने कोई आगे मूवीज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, क्योंकि वो इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड से दूर रहना चाहते थे। वो एक सादे सिंपल से व्यक्ति थे, तो उनकी सिर्फ 2 ही कंट्रीब्यूशन है,
ये कहाँ तक रुक गई? सिर्फ 2 तक। विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ा वेंचर सनादि अपन्ना, ये एक कन्नड़ मूवी है इसीलिए इसका नाम ऐसा है, सनादि अपन्ना। तो गूंज उठी सहनाई और सनादि अपन्ना 2 ही मूवीज में इन्होंने अपनी कंपोजिशंस को दिया है। उसके बाद उन्होंने कोई भी मूवीज के लिए नहीं गाया है या नई सहनाई प्ले की है। आई जस्ट कांट कम टू टर्न विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने, जब आपको इतनी सक्सेस मिल ही रही थी तो आपने क्यों कंटिन्यू नहीं किया बॉलीवुड के साथ, तो उनका कहना है कि मैं एक सिंपल सा व्यक्ति हूँ, ये जो आर्टिफिशियलिटी है, जो ग्लैमर है, मतलब बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री का जो चमक है, मैं उससे दूर हूँ, जो ब्राइटनेस है, जो बोल्डनेस, मैं उन सबसे दूर हूँ। मुझे एक सादा सिंपल जीवन जीना है और इसीलिए मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूँ। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट मतलब बहुत सारे और बहुत जल्दी जल्दी आने लगे। अवार्ड्स मतलब तो आपको पता ही है, बहुत सारे इनाम मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं। रिकॉग्निशन मतलब पहचान उनकी, अब वो सभी लोग क्या करने लगे, इंडिया के बाहर भी उनको जानने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये प्रेस्टिजियस मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, जिसको हम बोलते हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए में लिंकन सेंटर हॉल है जहाँ पर बड़े बड़े परफॉर्मर आकर के परफॉर्मेंस देते हैं, वहां पर बिस्मिल्लाह खान इंडिया के फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो जिन्होंने जाकर के परफॉर्मेंस दी थी। मतलब पहले इंडियन थे, इससे पहले कोई भी इंडियन वहां पर नहीं गया था और इनको वहां पर पहली बार इन्वाइट किया गया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। ये अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स के नाम है जहां पर भी इन्होंने, कॉन्फ्रेंसेस के नाम है जहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosik उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उनको इंटरनेशनली मतलब कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगे थे अब, तो इसीलिए तेहरान एक जगह का नाम है, तेहरान में जो एक ऑडिटोरियम है उसका नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया गया है, जिसका नाम है ताहर मोस्क्यू होगा, ये ताहर मोस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him। अब उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण भी, सारे अवार्ड्स उनको दिए गए ऑनर के तौर पर, उनके सम्मान के लिए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। तो आगे बिस्मिल्लाह खान को 2001 में जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड भी मिल गया। ये डेट याद, ये ईयर याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस अवार्ड को उन्होंने अपने गले से लगाते हुए उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, खुशी की चमक थी। उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सभी इंडियन से कि अपने बच्चों को क्या करो, म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि जो म्यूजिक है वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और अब तो जो अब्रोड के लोग हैं, विदेशों के लोग हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, इंडियन म्यूजिक सीखना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world। पूरी दुनिया में घूम के आए बिस्मिल्लाह खान, खान साहब, जनरली उनको इस नाम से जाना जाता था, खान साहब के नाम से। तो पूरी दुनिया में घूम के आने के बाद भी वो सबसे ज्यादा किसके दीवाने हैं? बनारस के, उनके डुमराव शहर के, उनके गांव के। वो अपने गांव को छोड़ करके कहीं नहीं रहना चाहते। उनको लगता है कि जो डुमराव है वो वर्ल्ड का सबसे वंडरफुल टाउन है उनके लिए। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड टू हिम टू had a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। अब बिस्मिल्लाह खान का एक स्टूडेंट था,
ठीक है, खान साहब का एक स्टूडेंट था, उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप एक काम करिए, यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोल लीजिए, यहाँ पर भी सिखाइए आप बच्चों को शहनाई बजाना। और उनने ये भी प्रॉमिस किया कि जैसा बनारस में एटमोस्फियर है ना, वैसा का वैसा हम क्या कर देंगे, यूएसए में क्रिएट कर देंगे। ऐसे जो टेम्पल है रिप्लिकेटिंग कर देंगे हम, ऐसे कैसे डमी टेम्पल्स वहां पर बना देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने उससे कहा, बड़े ही अच्छे शब्दों में उसको आंसर दिया कि अगर वो गंगा को भी वहां ले चले, जो रिवर गंगा है उसको भी यूएसए में बहा दे, तो फिर वो क्या कर लेंगे, शहनाई स्कूल खोल लेंगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड दैट is why whenever I am going in foreign country I keep yearning to see Hindustan। yearning means ललचाना, उसके लिए तड़पना किसी चीज के लिए। तो आगे वो याद करते हुए बोलते हैं कि जब भी कभी मैं फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, विदेश में जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, हिंदुस्तान के लिए तड़पता हूँ, हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता हूँ। एंड while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique mud of Dumrao। और आगे वो बोलते हैं कि अगर मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस को मिस करता हूँ, होली गंगा को, पवित्र गंगा नदी को मिस करता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो तब मुझे यूनिक मठ ऑफ डुमराव याद आता है। मीन्स जो मेरे गाँव का गंगा नदी के किनारे जो बना हुआ मठ है वो मुझे याद आता है और मुझे वहीं रहना अच्छा लगता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है किसी रिपोर्टर ने, तो उस पर बिस्मिल्लाह खान ने क्या आंसर दिया था उसको हम पढ़ लेते हैं। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो शेखर गुप्ता जी ने उनसे पूछा है कि जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, देश आजाद हुआ और पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, तो आप और आपकी फैमिली ने नहीं सोचा कि आप भी पाकिस्तान चले जाए। बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड मी लीव्स बनारस, never I went to Pakistan once, I crossed the border just to say I have been to Pakistan, I have there for about an hour, I said namaskar to the Pakistans and salam alaikum to the Indians, I had a good luck। अब बिस्मिल्लाह खान ने बोला कि भगवान ने मना कर दिया, भगवान ने मुझे रोक दिया, मैं बनारस छोड़ के जा ही नहीं सकता, और मैं कभी पाकिस्तान भी नहीं गया हूँ। एक ही बार सिर्फ मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, और बॉर्डर क्रॉस करके सिर्फ मैं एक ही आवर तक, 1 घंटे तक पाकिस्तान में था, तब भी मैंने पाकिस्तानियों को क्या किया था, नमस्कार और सलाम अलैकुम किसको किया था, इंडियंस को कहा था। और ऐसा कहकर के वो हंसने लगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच cultural heritage of India, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। बिस्मिल्लाह खान की लाइफ एक क्या है, कल्चरल हेरिटेज की बहुत ही अच्छी मिसाल है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बिस्मिल्लाह खान की, वो एक डिवोट मतलब एक सच्चे मुस्लिम है जो क्या करते हैं, रोज नमाज अदा करते हैं उनकी, उसके बाद भी वो जाकर के काशी विश्वनाथ के टेम्पल पर जाकर के शहनाई बजाते हैं। मीन्स वो दोनों धर्मों में को इक्वल ही रिस्पेक्ट देते हैं। उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ prolonged illness। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ का लिखा है यहाँ पर कि 21 अगस्त 2006 को इनकी डेथ हो गई 90 ईयर की एज में, और एक बड़ी लंबी बीमारी के चलते इनकी डेथ हो गई, और इनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, सभी स्टेट के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने उस दिन 21 अगस्त को नेशनल मॉर्निंग का मतलब कि राष्ट्रीय दुख का दिवस, शोक का दिवस घोषित कर दिया गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरी स्टोरी में जितनी भी डेट्स है आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, चैप्टर समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।